स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में देखा जाए तो जो टॉपिक चल रहा था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से आने वाले बादशाहों में मैंने अकबर तक की सारी बातचीत किया था। आज जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे वो मुद्दा है जहांगीर से रिलेटेड। हम लोग सारी मुद्दों पे आज बातचीत करने वाले हैं। जो जहांगीर भारतीय इतिहास में 1605 से लेकर के 1627 तक दिखाई देता है, इससे संबंधित जितनी सारी मुद्दे हैं उन सारी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और ये सारी मुद्दे हम दो फेज में लेकर के वीडियो आएंगे। आज की जो हम क्लास देंगे उसमें उसके जीवन परिचय, राज्याभिषेक के साथ साथ कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे और अगली क्लास जो लाएंगे उसमें उसके साम्राज्य विस्तार और हुए उसके समय तमाम सारे विद्रोहों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं। तो ये दो पार्ट में करके हम जहांगीर से रिलेटेड मुद्दों पे सारी बातचीत करने वाले हैं। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग को पा करके मैं निरंतर प्रयास करता रहूं और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराता रहूं। हमारी जो टॉपिक चलने वाली है आज की जो मुद्दा वो है जहांगीर। जहांगीर से रिलेटेड हम लोग सारी मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। ये जो जहांगीर है, इस जहांगीर के जन्म के बारे में जो बताया जाता है 1469 के आसपास बताया जाता है। इसका जन्म हुआ था सिकरी के ही आसपास। शेख सलीम चिश्ती जो थे उस शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में ही इसका जन्म बताया जाता है। शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में इसका जन्म बताया जाता है। इसकी जो माता थी वो उसका नाम बताया जाता है मरियम उज जमानी के गर्भ से ये पैदा हुआ था और पिता तो हम लोग जानते हैं अकबर इसका पिता था। तो माता जो थी वो मरियम उज जमानी थी, उन्हीं के गर्भ से ये पैदा होने वाला जहांगीर था। जो जहांगीर जिस जहांगीर के शिक्षक के रूप में अगर देखा जाए तो जो नियुक्त किए गए थे, जो इसको सलाह के रूप में देते रहते थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो इसके मुख्य शिक्षक के रूप में बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जहांगीर अपने जीवन की पहली शुरुआत जो करता है, पहली बार जो अकबर के नेतृत्व में आकर के इसको शुरुआत दिया गया साम्राज्य से रिलेटेड या राजत्व से रिलेटेड मुद्दों पे जब ये काम करने के लिए धरातल पे उतरा था तो पहला वो समय था 1581 का, जब जहांगीर को काबुल अभियान के सेनाओं की टुकड़ी में भागीदारी देने का काम किया गया था। यहीं से ये अपने जीवन की इतिहास को शुरू कर देता। बचपनावस्था को व्यतीत करने के बाद जहांगीर 1581 में काबुल अभियान में भागीदारी लेता है और 1581 के बाद देखा जाए तो 1585 में मान बाई से जाकर के शादी कर लेता है। ये मान बाई वही थी जो अंबर के रहने वाले भगवान दास की पुत्री थी मान बाई, और मान बाई से शादी करने के बाद इसको एक औलाद पैदा होता है, उसका नाम रखता है खुसरो, उसका नाम बताया जाता है। यानी कि जहांगीर का जो पुत्र था वो खुसरो, ये खुसरो जो था इस मान बाई के ही गर्भ से पैदा हुआ एक औलाद बताया जाता है। ये खुसरो आगे चल करके जहांगीर के समक्ष विद्रोह भी कर देगा। जिस तरह से विद्रोह जहांगीर अपने पिता अकबर के समय किया था उसी तरह से विद्रोह कर देता है खुसरो भी। लेकिन अकबर जिस तरह से पेश आता है जहांगीर के सामने उस तरह से जहांगीर खुसरो के समक्ष पेश नहीं आता है। अभी उन मुद्दों को भी हम लोग देखते हैं। 1585 में मान बाई के साथ ही अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है, जो मान बाई भगवान दास की पुत्री थी, और एक औलाद की भी प्राप्ति होती है जिसका नाम बताया जाता है खुसरो। खुसरो उसका नाम बताया जाता है। 1585 में जहांगीर को 12,000 रुपए का मनसबदार बना दिया जाता है। मैंने बताया था मनसबदार टॉपिक ही एक लेकर के हम आएंगे जहां जात और सवार से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। 1585 में 12,000 रुपए समझ लीजिए कि 12,000 रुपए सैलरी तक की ये वेतन ले रहा है, मनसबदार इसको बनाया जा रहा है। और 1585 के बाद ये 1586 में देखा जाए तो एक दूसरी शादी करता है, वो शादी करता है जगत गोसाई के साथ।
जो जगत गोसाई, जिसको जोधाबाई के नाम से भी इतिहास में बहुत चर्चित नाम से जाना जाता है, और ये जोधपुर के जो शासक थे उदय सिंह, इन्हीं की पुत्री थी जोधाबाई। इन्हीं के साथ ये अपना वैवाहिक संबंध 1586 में स्थापित करता है, और इस जोधाबाई के गर्भ से भी एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है खुर्रम, जो खुर्रम आगे चल करके शाहजहां के नाम से बहुत चर्चित होता है, शाहजहां के नाम से बहुत चर्चित हो जाता है। मानबाई जो थी वो मानबाई की मृत्यु हो जाती है। दरअसल मानबाई की मृत्यु इसलिए हो जाती है, मानबाई की मृत्यु नहीं होती बल्कि कह सकते वो आत्महत्या कर लेते हैं। जहांगीर की जो शराब की आदतें थी, जहांगीर की जो बुरी आदतें थी, उन बुरी आदतें, शराब की आदतों से उन्होंने मना किया कि इन आदतों को वो छोड़ रखा, लेकिन जहांगीर इस बात पे वो ध्यान देता ही नहीं था। यही कारण है कि जो ये मानबाई थी, जो अंबर के भगवान दास की पुत्री मानबाई थी, ये आत्महत्या कर लेते हैं। इनकी आत्महत्या ये कर लेते हैं मानबाई, क्योंकि मानबाई जहांगीर के शराब की आदतों से बिल्कुल खुश नहीं थे, और जहांगीर को मना करने के बाद भी जहांगीर अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 1585 में मनसबदार बनाया जा रहा है, 86 में जाके वो तुरंत दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है, और वो वैवाहिक संबंध जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री से कर रहा है, जो इतिहास में जगत गोसाई या जोधाबाई के नाम से काफी चर्चित रहते हैं। 1586 के बाद देखा जाए तो 1599 से 1603 तक जहांगीर क्या कर रहा है, अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है। इतने समय तक देखा जाए तो 1599 से 1603 की वो समय थी जिस समय अकबर से विद्रोह करने में वो काफी व्यस्त नजर आता है, और इस विद्रोह से अकबर इतना ज्यादा वो हो चुका था, इतनी ज्यादा वो समस्याओं से ग्रसित हो चुका था, क्योंकि अकबर अपने पुत्र जहांगीर के समक्ष कोई इस तरह की एक्शन नहीं लेना चाहता था जिसके वजह से जहांगीर की अस्तित्व समाप्त हो जाए, और उसका नाजायज फायदा उठा करके जहांगीर बार बार पिता के समक्ष विद्रोह करता चला गया। यही कारण है कि अकबर के समक्ष हुए विद्रोहों से अकबर काफी पीड़ित हो चुका था, और इस वजह से अकबर क्या करता है, 1605 के आसपास में देखा जाए, 1605 के आसपास में जाकर के अपना जो पगड़ी था और अपना जो कटार था और जो पगड़ी था वो सीधे जहांगीर को सौंप देता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से अकबर जहांगीर को अपना उत्तराधिकार के रूप में नियुक्त कर देता है, यानी अकबर के बाद होने वाला जो बादशाह होगा वो जहांगीर होगा, इस बात का ऐलान अकबर खुद कर देता है। 1599 से 1603 के विद्रोह को झेलने के बाद, यानी कि 1605 में देखा जाए तो जैसे सौंप देता है कटार और पगड़ी, तो 1605 में ही अकबर की आगे चल के मृत्यु भी हो जाती है। अकबर के मर जाने के बाद जहांगीर अपना आगरा में राज्याभिषेक करवा लेता है, यानी कि आगरा में राज्याभिषेक करवा करके मुगल साम्राज्य के एक सम्राट के रूप में गद्दी को सुशोभित कर लेता है जहांगीर। और गद्दी पे बैठते समय उसने उपाधि जो धारण किया था वो था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि को धारण करके मुगलों की सत्ता की संचालन करता बन गया जहांगीर। जहांगीर जैसे गद्दी पर बैठता है तो ठीक उसके 1 साल के बाद जो काम इसने जहांगीर ने अपने पिता के साथ किया था वही काम अब जहांगीर का औलाद जहांगीर के साथ करना शुरू कर दिया। 1606 में बताया जाता है कि जहांगीर का जो पुत्र खुसरो था, जो खुसरो मानबाई के गर्भ से पैदा हुआ था, ये खुसरो क्या करता है, सीधे विद्रोह जारी कर देता है अपने पिता जहांगीर के खिलाफ। जहांगीर इसके विद्रोह से काफी पीड़ित हो जाता है, और पीड़ित होने के बाद जहांगीर इतना उदार आदमी तो था नहीं कि वो अपना कटार और अपना पगड़ी दे करके खुसरो को राज्याभिषेक करवा के उसको राजशाही सत्ता संचालित करने का अधिकार दे दे। जहांगीर ने ऐसा नहीं किया। जब खुसरो का विद्रोह 1606 में हो जाता है तो बताया जाता है कि इस खुसरो को पकड़ लेता है विद्रोह में, और पकड़ करके सीधे लाता है कहाँ पे, आगरा के किले में इसको पकड़ के लाया जाता है। आगरा किला में इसको पकड़ के लाया जाता है। इसी आगरा किला में ले जा करके उसको कैद कर दिया जाता है। खुसरो जब आगरा के किला में कैद कर दिया जाता है खुसरो को, तो वहां से खुसरो निकलने का एक बहाना या एक षड्यंत्र रचता है, और वो बहाना ये था, खुसरो ने बहाना ये बनाया कि उसे अकबर का मकबरा देखना है। अकबर का मकबरा देखने के बहाने से देखा जाए, अकबर का मकबरा देखने के बहाने से खुसरो आगरा के किले से बाहर हो जाता है।
और बाहर होकर के अपने पिता जहांगीर के साथ सीधे विद्रोह करना, क्या सीधे युद्ध के लिए चुनौती करने लगा। इस बात से जहांगीर को बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि अब खुसरो विद्रोही के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी के रूप में अपने पिता के समक्ष खड़ा हो गया। जहांगीर इस बात को देख करके खुसरो को क्या करता है, युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेता है और दोनों पिता और पुत्र यानी कि जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हो जाता है। और वो युद्ध हुआ था पंजाब के निकट भैरावल नामक जगह पे हुआ था। पंजाब के भैरावल में पिता और पुत्र के बीच युद्ध कर दिया हो जाता है। और इस युद्ध में देखा जाए तो जहांगीर जो था वो खुसरो के ऊपर भारी पड़ जाता है, यानी कि खुसरो को अपदस्थ कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। खुसरो जब पराजित हो जाता है तो इस खुसरो को यही पराजित करके जहांगीर इसको तुरंत क्या करता है, अंधा करवा देता है, यानी कि अपने पुत्र को ही अंधा करवा दिया। अंधा इसलिए करवा देता है क्योंकि खुसरो जो था वो कैदी जीवन में आकर के जहांगीर को कैसे मारा जाए इसके लिए षड्यंत्र रचने का काम शुरू कर दिया। जब जहांगीर को ये पता चला कि खुसरो हमसे विद्रोह किया, मैंने आगरा के किले में डाला तो अकबर के मकबरे को देखने के बहाने चला गया, भाग गया, फिर हमसे युद्ध के लिए चुनौती दिया, मैंने उससे युद्ध किया, युद्ध के बाद उसको पराजय भी किया और उसके बाद जब उसे कैदी जिंदगी में डाला तो अब सीधे हमारी मृत्यु के लिए षड्यंत्र रचने का काम शुरू कर दिया। इस बात को लेकर के जहांगीर सीधे खुसरो को अंधा करवा देता है और खुसरो को अंधा करवा देने के बाद देखा जाए तो उस कैदी जिंदगी में ही इसको रखा था। आगे चल के 1621 के आसपास देखा जाए तो 1621 के आसपास जब शाहजहां जो खुर्रम इस जगत गोसाई के गर्भ से पैदा हुआ औलाद था, ये खुर्रम या शाहजहां जब दक्षिण भारत का अभियान शुरू करने के लिए गया था तो जहांगीर इस खुर्रम के साथ ही खुसरो को भेज दिया और भेज करके एक षड्यंत्र के माध्यम से खुसरो का हत्या करवा देता है। खुसरो की मृत्यु हो जाती है। खुसरो के मर जाने के बाद जहांगीर क्या करता है, एक कमेटी बैठाता है एक जांच समिति के रूप में और ये देखता है कि हमारे पुत्र जो था यानी कि खुसरो था वो इतनी बड़ी स्तर पे विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया, हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए जहांगीर की जहां तक की खूबियां थी उसने ये बताई कि खुसरो को विद्रोह करने के पीछे का सबसे बड़ा हाथ जो था वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का बताया जाता। इस बात से जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी को क्या करता है, सीधे फांसी दिलवा देता है और यहीं पे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है। यानी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या अगर देखा जाए किसके साथ हाथ हो रही है तो कहा जाएगा वो जहांगीर के हाथ ही हो जाती। जहांगीर जो था उसके बारे में बताया जाता है कि अपने पिता की भांति बहुत ज्यादा उदारतापूर्ण काम करने का भी उसने कोशिश किया था और उदारता पूर्वक काम इतना ज्यादा किया था, ऐसा बताया जाता था एक शराबी आदमी, एक मस्ती में जिंदगी को व्यतीत करने वाला आदमी इस काम को कहां तक पूरा किया होगा ये तो इतिहास ही बता सकता है। क्योंकि उसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वो शराब के प्याले में इतनी ज्यादा मस्त हो जाता था कि दुनियादारी की सारी चीजें वो भूल जाता था। यहाँ तक कि उसकी बीवी ऑलरेडी मानवाई ही इल्जामात लगा करके आत्महत्या कर चुकी थी उसकी शराब की आदतों से। वो शराबी एक बादशाह या वो मस्ती करने वाला एक बादशाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि जहांगीर जो था वो न्याय की जंजीर के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जो न्याय की जंजीर सोने की बनी हुई एक न्याय का जंजीर लगवाया था और ये जंजीर कहाँ लगवाया था, आगरा के शाह बुर्ज और यमुना के तट पर लगवाया था। और कहा जाता है कि इस न्याय की जंजीर के पीछे का उद्देश्य ये छिपा था कि साम्राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित हो जाता है वो इस घंटे को जाके अगर बजाता है तो बादशाह अगर अंतःपुर में भी बैठा रहेगा तो वो बादशाह उस व्यक्ति को इंसाफ देने के लिए चला आएगा। इस काम से सुशोभित किया गया है जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से, इसीलिए काफी प्रसिद्ध इतिहास में रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो न्याय की जंजीर के ही साथ साथ बताया जाता है कि साम्राज्य के कार्यों की देखरेख और जनहित के कार्यों के लिए
वो 12 अध्यादेशों को जारी करता, ऑर्डिनेंस वो जारी कर देता है। 12 अध्यादेश जारी करने वाला बादशाह के रूप में बताया जाता है। इसके शासनकाल के दौरान जहांगीर के अगर देखा जाए तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान कुछ विदेशी यात्री आते हैं, और वो विदेशी यात्री जो हैं, एक कैप्टन हॉकिंस आता है या विलियम हॉकिंस आता है जो 1608 से 11 तक रहता है, और दूसरा जो आता है वो सर थॉमस रो आता है जो 1615 से 1619 तक रहता है। और ये दोनों जो थे वो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के दोनों आए थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को देखा जाए तो जहांगीर अपने दरबार में जब ये उपस्थित हुआ तो कहा जाता है उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस माना जाता है। और जहांगीर इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी दिया था, साथ ही साथ इसको 400 रुपए का मनसब भी दिया था। इस प्रकार देखा जाए तो जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्रियों में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत अगर देखा जाए तो कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस जो 1608 से 11 यानी 3 साल तक रह रहा है, जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज बताया जाता है। और जहांगीर इसको इंग्लिश खान की उपाधि से सुशोभित करता है, साथ ही साथ 400 रुपए का मनसब भी देता है। दूसरा जो आया वो थॉमस रो 1615 से 1619 तक, इसके बारे में बताया जाता है कि ये भारत में भ्रमण करता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट आता है जो एक डच पर्यटक था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम बताया जाता है रिमांट्री, इसके पुस्तक का नाम बताया जाता है। और कहा जाता है कि इस पुस्तक से काफी ज्यादा जहांगीर के बारे में विवरण करते हुए ये दिखाई देता है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक और यात्रा, तो यात्री नहीं बल्कि शासक के रूप में कह सकते हैं, बहुत ज्यादा चर्चित रहे, वो थे ईरान के रहने वाले जिनका नाम बताया जाता है मिर्जा गियास बेग। जहांगीर ने इस मिर्जा गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि देकर के सुशोभित किया था। और साथ ही साथ कहा जाता है कि जो ये एतमादुद्दौला थे इनको दीवान का पद भी दिया था, इन्हें दीवान भी बनाया था और एतमादुद्दौला की उपाधि भी दिया था। जो एतमादुद्दौला थे, ये एतमादुद्दौला या कह सकते मिर्जा गियास बेग जो थे, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मेहरुन निसा बताया जाता है। और मेहरुन निसा का विवाह ऑलरेडी अली कुली के साथ, मेहरुन निसा का विवाह अली कुली बेग एक अफगान व्यक्ति था इसके साथ किया गया था। गियास बेग ने इसी के साथ अपनी पुत्री का वैवाहिक संबंध रखा था। और मेहरुन निसा के गर्भ से होने वाली एक लड़की थी जो जिसका नाम लाडली बेगम बताया जाता है। ये लाडली बेगम जो थी आगे चल के जहांगीर का एक लड़का होगा शहरयार, उससे जाकर के दोनों का शादी हो जाएगा। वो बातें भी अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। यानी कि यहाँ देखा जाए ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग जिसको एतमादुद्दौला की उपाधि दिया था, दीवान का पद जहांगीर ने दिया था, उस गियास बेग की पुत्री मेहरुन निसा का विवाह जो हुआ था वो हुआ था अली कुली बेग नामक एक अफगान के साथ। और मेहरुन निसा की एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम लाडली बेगम बताया जाता है, जिस लाडली बेगम के साथ विवाह कर लेता है आगे चल करके जहांगीर का ही पुत्र शहरयार आगे चल करके लाडली बेगम से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। कहा जाता है कि जहांगीर जो था वो अली कुली बेग जो मेहरुन निसा की पति था, उस अली कुली बेग को एक उपाधि दिया था, वो उपाधि दिया था शेर अफगान की। ये उपाधि इसलिए दिया था क्योंकि इसने शेर को मार गिराया था, इसलिए जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि दिया था। जिस प्रकार से शेरखा यानी कि कह सकते हैं जो शेर शाह सूरी था वो एक वार कर करके एक शेर को मारा था तो उसको शेरखा की उपाधि मिला था, उसी तरह से इसे शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने दिया था। जहांगीर जो था अभी इसके पत्नी जो मेहरुन निसा थी उसको देखा नहीं था, अभी इस बात से वो बिल्कुल चर्चा में नहीं था। मेहरुन निसा की सुंदरता से काफी प्रभावित भी नहीं था क्योंकि जहांगीर ने मेहरुन निसा को अभी देखा ही नहीं था। शेर अफगान की इसको उपाधि दे देता है। शेर अफगान की आगे चल करके देखा जाए जब मृत्यु हो जाती है तो ये मेहरुन निसा जो थी ये विधवा एक औरत हो जाती है। और इस मेहरुन निसा का जो ड्यूटी लगाया जाता है वो अकबर के मर जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम की सेवा के लिए लगा दिया जाता है। मेहरुन निसा को उसी की सेवा के लिए लगाया जाता है। जहांगीर ने मेहरुन निसा को पहली बार में जब दरबार का दौरा किया था तो पहली बार उसको नवरोज उत्सव के दौरान अपने दरबार दौरे के दौरान पहली बार
मेहरुन्निसा को जहांगीर ने देखा था। यानी कि जहांगीर को देखा जाए तो मेहरुन्निसा को सर्वप्रथम कब देख रहा है? नवरोज उत्सव के समय देख रहा है। और नवरोज उत्सव में देख करके मेहरुन्निसा को देख करके जहांगीर बहुत ज्यादा उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि 1611 तक जाते जाते मेहरुन्निसा से जहांगीर ऑलरेडी विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद उसको उपाधि देता है, नूर जहां की उपाधि दे देता है, या नूर महल की उपाधि से उसको सुशोभित कर देता है। जब नूरजहां मेहरुन्निसा, अगर देखा जाए जो नूरजहां की उपाधि को ले ले, वो जहांगीर से विवाह करने के बाद अब जहांगीर के चलाए गए जो शासन व्यवस्था था उसमें अपना पूरा अधिकार जताने की कोशिश की थी। और यही कारण है कि नूरजहां ने जहांगीर की नीतियों को किस तरह से संचालित किया जाए, इसके लिए नूरजहां ऑलरेडी एक नूरजहां गुट का निर्माण करती है। यानी कि जिस प्रकार से देखा जाए तो अकबर था, जिस तरह से अकबर ने हरम दल के प्रभाव में आकर के शासन को चलाने के लिए मजबूर था, उसी तरह से अब जहांगीर को नूरजहां गुट में आकर के शासन को चलाने के लिए इसको मजबूर किया जाता। लेकिन हरम दल उतना हद नहीं पार किया था जितना हद नूरजहां गुट पालन कर देगा। यही कारण है कि यहीं से देखा जाए तो धीरे धीरे अब अकबर जहांगीर का साम्राज्य धीरे धीरे यहीं से विघटन होना शुरू हो जाएगा। नूरजहां क्या कर रही है? नूरजहां गुट बना रही है। और इस गुट का सदस्य कौन कौन था? मिर्जा गियास बेग था जो ऑलरेडी नूरजहां का पिता था। दूसरा सदस्य था आसफ खां जो ऑलरेडी नूरजहां का भाई था। और तीसरी थी असमत बेगम थी जो ऑलरेडी नूरजहां की माँ थी। और चौथा देखा जाए तो इसमें सदस्य के रूप में खुर्रम था जो जगत गोसाई का पुत्र था, जो जोधाबाई का पुत्र बताया जाता। इस गुट को बनाने के बाद शासन जो थे जहांगीर के वो दो भागों में बटा हुआ महसूस हो जाता। पहला भाग जो चला वो 1611 से 1622 तक, इस समय तक खुर्रम जो था अभी नूरजहां गुट का सदस्य था। लेकिन दूसरा चरण जब चलता 1622 से 1627 तो खुर्रम जो था इस समय नूरजहां गुट के सदस्य से निकल चुका था। और निकलने के बाद जहांगीर के खिलाफ ये खुद विद्रोह करना शुरू कर देता है। और जहांगीर के खिलाफ इतना ज्यादा विद्रोह करता है कि जहांगीर की जो नीतियां थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। और जहांगीर की नीतियां कमजोर होना ही एक तरह से देखा जाए तो जहांगीर अपने पतनोन्मुख अवस्था में पहुंच चुका था। और धीरे धीरे देखा जाएगा तो जहांगीर की जो शासन व्यवस्था थी वो वहीं शिथिल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अंततोगत्वा जहांगीर की 1627 में जाते जाते मृत्यु हो जाएगा। तो उस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। साम्राज्य विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने लिखा है, साम्राज्य विस्तार, विद्रोह और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, ये हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 की क्लास में इतनी सारी बातें याद रखिएगा। ये जो असमत बेगम थी इससे एक सवाल पूछा जाता है, गुलाब से इत्र निकालने का श्रेय जो था इन्हीं को दिया जाता है जो नूरजहां की माँ थी। इत्र मतलब एक तरह से परफ्यूम की श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। और दूसरी यहाँ एक बात याद रखिएगा, जहांगीर जो था 1611 में पहली बार वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो हीरा व्यापार चल रहा था उस व्यापार पे भी वो प्रतिबंध लगा देता। इस प्रकार देखा जाए तो जहांगीर की अगर जीवन परिचय और उसके राज्याभिषेक से जुड़ी हुई मुद्दे, साथ ही साथ उसके कामकाज के बारे में मैंने इतनी सारी बातों पे बातचीत किया। जहांगीर का साम्राज्य विस्तार और उसके समय हुए विद्रोह, जो विद्रोह यहीं से शुरू हो जाएंगे, खुर्रम से ही शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये उसके साम्राज्य को पतनोन्मुख करते चले जाएंगे। और बाकी जहांगीर से बचा हुआ जो अन्य तथ्य है, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं आपसे जहांगीर की जब पार्ट 2 की क्लास लेकर के आते हैं। ये जहांगीर से जुड़ा हुआ पार्ट 1 की क्लास है। इतनी सारे मुद्दों को चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी सारे मुद्दों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। बाकी मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में जहां हम बातचीत करेंगे आपसे जहांगीर के पार्ट 2 वाले सीरीज में, जिसपे उसके साम्राज्य विस्तार, उसके शासन में हुए विद्रोह और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बातचीत करते हैं। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।